कल हम लोग कुछ बात पढ़े हुए थे कि जो भी वेक्टर का प्रकार आप पढ़े हुए थे उस वेक्टर के प्रकार में कुछ फिगर आपको दिया गया था और उस फिगर के आधार में हम लोग पढ़े थे कि इक्वल वेक्टर कैसे पहचानेंगे, समान सदिश कैसे पहचानेंगे, फिर कोलिनियर वेक्टर कैसे पहचानेंगे और कोइनिशियल वेक्टर कैसे पहचानेंगे। इस पर कल हम लोग चर्चा किए थे। यानी क्वेश्चन नंबर जो है 5 शायद हम लोग कंप्लीटली चर्चा कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पूर्णतः हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपका बन गया होगा निश्चित तौर पर, लेकिन जो हम लोग शुरुआती दौर में आपसे बात किए थे कि हर एक एक सवाल पर चर्चा किया जाएगा, इसलिए हर एक एक सवाल पर चर्चा किया जा रहा है। आप बनाए होंगे तो उसको मैच कीजिएगा। यदि आपका सही है तो बहुत बढ़िया, और सही नहीं है तो उससे भी बढ़िया, उसको मिलाइएगा, जहां एरर होगा उसको सही कीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं। आपको हर एक एक काम जैसे प्रोसेस से कराया जा रहा है वैसे काम को आप कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर सभी बच्चे अपने कॉपी में बना लीजिए और एक कॉपी लेकर के बैठिए और एक पेन लेकर के बैठिए, पेंसिल वगैरह लेकर के बैठिए। और 6 नंबर में एक्सरसाइज 25.1 में 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका फिगर आप लोग कॉपी में बनाइए। हम भी बना रहे हैं। हमारे जो भी कमजोर बच्चे हैं या जिन बच्चों को या दिमाग में लग रहा था कि कैसे ऑनलाइन से पूरा होगा, आप पूरा भरोसा रखिए। जिस तरह से क्लास आपका होता था ऑफलाइन, सेम ऐसे ही व्यवस्था करके हर एक एक डाउट, हर एक एक बात आपका इसमें क्लियर किया जाएगा। आपको अब थोड़ा सा भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी सोचने की आवश्यकता नहीं। बस आप यदि अपने काम के प्रति रियली ऑनेस्ट हैं तो आपको जो भी बातें बताया जाता है, जो भी बातें पढ़ाया जाता है, उसको आप बारीकी से कवर कीजिए। हर एक एक बात इतना ज्यादा बार चर्चा होगा, इतना ज्यादा बार रिपीट होगा कि आपके ब्रेन में वह बात बैठ जाएगा। जब भी आप खाली बैठिए इन वीडियो को देखिए, समझिए। कहीं आपको डाउट होता है तो कॉल करके उसको पूछिए। हालांकि आपको कभी भी कॉल करने का या कुछ पूछने का मौका नहीं मिलेगा, कारण हर बात इतना ज्यादा बार चर्चा हो जाएगा कि हर एक एक बात आपका क्लियर होते जाएगा। बस जब आप वीडियो देखिए, सुनिए, उस वक्त कूल होकर के, कंसंट्रेट होकर के और प्रयास कीजिए एक ऐसे रूम में बैठ करके हम वीडियो देखें ताकि किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो सके। आपको कहीं अब किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है, किसी कोई दूसरा चीज अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इन बातों को पढ़ते चलिए। हर एक एक सवाल हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कराएंगे, आपसे डिस्कस होगा। हर एक एक चीज में आप बस खाली आपका यही काम है कि हर एक चीज को आप कंसंट्रेट होकर के हर मैटर को देखिए और हर तरह से जिस तरह क्लास में आप कॉपी बनाने थे वैसे ही एक असाइनमेंट पेपर अपना तैयार कीजिए। चलिए आइए अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि देखिए तो यही फिगर है जी। डायरेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिए डायरेक्शन। नाम देखिएगा, यह ए है, बी है, सी है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं वेक्टर बी। यही है ना जी, यही पिक्चर है ना, यही है ना। तो आप सभी को ही फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आई होप कि आप कर लिए होंगे। एक नंबर फिगर में कह रहा है संरेख। संरेख, संरेख मीन्स कोलिनियर। चलिए देखिए तो इसमें कौन कौन संरेख है, देख करके बताइए कि कौन कौन वेक्टर जो है संरेख है। वह वेक्टर या तो एक ही लाइन पर होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए। तो देख करके बताइए तो कौन कौन ऐसा है। तो हमको लगता है कि जब आप खूब बारीकी से देखे होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा कि सर वेक्टर बी तथा सी एक लाइन पर है और वेक्टर ए जो है ये पैरेलल है इस लाइन के। अगर मान लीजिए यहाँ के सपोर्ट हम सपोज करते हैं कि यह सपोर्ट है L1, क्या है, यह कोई L1 लाइन पर इस वेक्टर है, तो यह जो लाइन है इसको हम सपोज करते हैं कि यह क्या होगा L2, क्या होगा L2, यानी यह L1 है और यह L2 है सपोज। अब एक बात दिख रहा है आप
कि वेक्टर बी सी एक ही लाइन पर है और ए जो है इसके पैरेलल है। तो क्या आपके दिमाग में यह बात चल रहा है इसमें कौन कौन जो वेक्टर हैं वह कोलिनियर वेक्टर है? चल रहा है दिमाग में जी? आप बनाए भी होंगे, बोलिए तो क्या लिख दिया जाए? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब देखिए इसमें क्या छाटना होगा या क्या इसमें जोड़ना होगा या सेम यही रहेगा, देखकर बताइए तो। आज देखिएगा कि क्या संरेख में यही वेक्टर होगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। देखिए तो कि क्या इसमें और कुछ जुटेगा या इसमें से और कुछ घटेगा या यही रहेगा? सोचते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल वेक्टर समान सदिश, इक्वल वेक्टर समान सदिश। समान सदिश यानी यहां पर जो इक्वल वेक्टर है, समान सदिश है, वह यहां पर थोड़ा सा आप इसमें इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा कि यह दोनों लंबाई एज ए लेंथ जो है यह बराबर आप सपोज कीजिएगा। यह दोनों जो है और इसको यहां से यहां तक काटा जा रहा है तो यह लाइन यहां से यहां तक है। इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। तो समान वेक्टर की जब हम लोग बात कहेंगे तो आप देख रहे हैं कि यह वेक्टर ए जो है और वेक्टर सी जो है इसकी लंबाई सेम है, यानी इसकी लेंथ सेम है और इसका दिशा सेम है और यह दोनों क्या है, क्या है? दोनों पैरेलल है। तो दोनों जब यह पैरेलल है इसका मतलब है कि इक्वल वेक्टर में हो गया वेक्टर ए और वेक्टर सी। अब आइए तीसरा, कोइनिशियल। कोइनिशियल जो एक ही जगह से निकलता हो, कोइनिशियल। तो देखिए तो यहां से कौन कौन वेक्टर निकल रहा है, कौन कौन वेक्टर निकल रहा है जी? यहां से कौन कौन वेक्टर यहां से निकल रहा है? यहां से कौन कौन वेक्टर निकल रहा है? यानी वेक्टर बी यहां से ऐसे जा रहा है, वेक्टर सी इस बिंदु से नीचे की तरफ आ रहा है और वेक्टर डी इधर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर इक्वल वेक्टर में कौन कौन कोइनिशियल वेक्टर में कौन कौन हो जाएंगे? यानी सह आदिम, सह आदिम में कौन कौन हो जाएंगे? बी, सी और डी। यानी कोइनिशियल में कोइनिशियल में कौन कौन हो जाएंगे? वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा बी सी तथा वेक्टर डी। यानी कोइनिशियल में हो गया वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। अब इसमें देखिए कि क्या संरेख में यही होगा? समान में, समान के लिए आपको फिर कह रहे हैं या आप लाइन सेगमेंट दो काट लीजिएगा कि आपको और बात क्लियर हो जाए कि जो लंबाई का यहाँ सी है ऐसे यहाँ और यहाँ ऐसे इसको ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ सेम लेंथ का यहाँ पर ऐसे। इसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, यह दोनों ऐसे लाइन काट दीजिएगा। यानी ए और सी का मैग्नीट्यूड, मापांक यानी लेंथ, लंबाई जो है वह सेम है ए और सी का। यह दोनों जो है पैरेलल लाइन पर है और तीसरा इनका डायरेक्शन सेम है, अतः ए तथा सी समान सदिश है। कोइनिशियल सदिश, कोइनिशियल वेक्टर यानी जो एक ही बिंदु से निकलता हो, यहां से बी, यहां से सी और यहां से डी। तो यह हो गया कोइनिशियल वेक्टर। संरेख, संरेख का मतलब या तो एक ही लाइन पर हो या इस लाइन के पैरेलल लाइन पर हो, या तो एक ही लाइन पर हो या इस लाइन के पैरेलल लाइन पर हो। तो इसमें कौन कौन सदिश है? बी है, सी है और क्या है? ए है। तो ये हो गया ए बी सी संरेख, ए सी समान और बी सी तथा डी क्या हो गया? कोइनिशियल। अभी आप देखिएगा, चेक कीजिएगा इसमें से कुछ जोड़ना है कि कुछ घटाना है, इसमें से कोई वेक्टर हटाना होगा, ये सब यही रहेगा। इसको आप चेक कीजिएगा घर पर। आई होप कि 6 नंबर सवाल जो है आप पूरा कर लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नहीं, क्या सबका यही है जी? 7 नंबर सभी बच्चे जो है अपने कॉपी में फिगर बनाइए, फिर बनाइए, फिर बनाइए।
आप यह मत सोचिए कि हम बना लिए हैं। आप फिर कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और एक ऐसे कमरे में चले जाइए जहां किसी का कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप पूरा अपने ब्रेन को अपने इस पॉइंट पर केंद्रित करके और जैसे कहा जा रहा है वैसे कीजिए। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और फिर फिगर जैसे जैसे दिया गया है फिगर को क्रिएट कीजिए। बउआ फिगर क्रिएट करो, बैठो मत। बना जी, ठीक। चलिए 7 नंबर में आयत बनाया जाए जी। ए मिला लीजिएगा, बी सी डी, ए बी सी डी, क्या हो गया? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। बना बालक? बन गया जी। ए बी सी डी, ए बी दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और सी आदि दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है उसको देखिएगा। 1 नंबर में, 7 के 1 नंबर में इक्वल, इक्वल समान वेक्टर कौन कौन है पहचानिए तो। कॉपी कहाँ पलट रहा है? पीछे बनाया है उसको पलट कर आप लोग नहीं देखिए। जो आप फिगर अभी बनाए हैं अपने दिमाग से जो है उस बात को जो है आप अब यहाँ फिगर देखिए और फिगर में काम कीजिए। इक्वल वेक्टर इसमें कौन कौन है? सारे बात जैसे कहा जाता है वैसे कीजिए, दोबारा सेवा का मौका नहीं। जो जैसा कहा जाता है वैसे ही कीजिए। जब कहा जाए कॉपी निकालिए बनाइए तो वैसे ही शुरू कीजिए। चलिए इक्वल वेक्टर में, समान सदिश में, याद है ना समान सदिश के लिए क्या होना चाहिए? लंबाई सेम हो, वेक्टर पैरेलल हो, चाहे एक ही लाइन पर हो और दिशा सेम होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर आपसे हम कहें कि वेक्टर सी और वेक्टर डी, अरे बालक देखो तो, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी, तो सी और डी, क्या सी या डी दोनों की लंबाई सेम है? बोलिए नहीं रहा है। क्या सी और डी दोनों की जो लंबाई है, जो लेंथ है, जो इसका जो मॉडुलस है, जो मापांक है, जो लंबाई है, बुझ लो लंबाई लेंथ, यानी जो सी है और डी, सी और डी जो इसका लेंथ हो, जो लंबाई हो वह सेम होना चाहिए। यानी पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा क्या था? या तो वह एक ही लाइन पर हो या पैरेलल लाइन पर हो। तो पैरेलल लाइन पर का मतलब सी और डी, तो क्या सी या डी पैरेलल नहीं है? बोलिए नहीं रहा है। क्या सी और डी पैरेलल है? तो निश्चित तौर पर वेक्टर सी तथा वेक्टर डी जो है वह पैरेलल है। तो दूसरा शर्त भी पूरा हो गया। तीसरा शर्त, तीसरा क्या था कि उसका जो दिशा होना चाहिए, उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, वह दिशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। तो सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन कहने का क्या मतलब है? बोलो। यानी एक ही दिशा में वो होना चाहिए। तो देखिए, तो वेक्टर सी तथा वेक्टर डी क्या एक ही डायरेक्शन में है? तो इसका मतलब है तीसरा शर्त भी क्या हो गया? पूरा हो गया। इसका मतलब है वेक्टर सी तथा वेक्टर डी जो है वह समान सदिश है। देखिए, तो क्या आपका भी यही जवाब आया था? कितने विद्यार्थियों का यह जवाब आया था? हाथ ऊपर कीजिए तो। ठीक है, सबका जवाब सही आया था। गुड। अब आइए संरेख कोलिनियर।
यानी कोलिनियर वेक्टर, संरेख वेक्टर। कोलिनियर। तो विद्यार्थी कोलिनियर इसमें कौन कौन है जी? क्या यहां से कह सकते हैं ए और बी, यानी एक साथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए या बी कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? ए और बी क्यों कोलिनियर है जी? ए और बी क्यों कोलिनियर है? क्योंकि कोलिनियर के लिए आप पढ़े हैं या तो एक ही लाइन पर होना चाहिए या पैरेलल सपोर्ट पर होना चाहिए। तो देख रहे हैं ए और बी दोनों पैरेलल सपोर्ट पर है, इसका मतलब है ए और बी संरेख है। फिर यहां देखिए कि वेक्टर सी और वेक्टर डी, क्या ये भी पैरेलल है? तो निश्चित तौर पर है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, यानी वेक्टर सी तथा वेक्टर डी। समझे बात जी? यानी अभी मत सोचिएगा सर यहां तो डायरेक्शन उल्टा है। तो क्या बताया गया था कोलिनियर वेक्टर में कि कोलिनियर वेक्टर के लिए दिशा का सेम होना, दिशा का सेम होना और लंबाई का सेम होना जरूरी नहीं है। क्या चाहिए? तो या तो वह एक ही लाइन पर होना चाहिए, या तो वह सब वेक्टर एक ही लाइन पर होना चाहिए, या जस्ट उस लाइन के पैरेलल लाइन पर होना चाहिए। तो यह मत देखिएगा कि हाँ दिशा इसका सेम है कि अपोजिट है। तो यहाँ कौन कौन कोलिनियर हो गया? बी तथा ए आपस में कोलिनियर है। फिर वेक्टर सी तथा डी आपस में कोलिनियर वेक्टर है। अब आइएगा कोइनिशियल, कोइनिशियल, कोइनिशियल वेक्टर। अब बताइएगा जी कोइनिशियल क्या है? दिमाग में है ना कोइनिशियल? चलो हर एक कोना पर चर्चा करते हैं, दिमाग में बुझाएगा जो कौन बात गलत है चाहे सही है, नहीं चेक करते हैं। आइए इस कोना पर चेक करते हैं। तो देख रहे हैं यहां से सी तो निकला है लेकिन डी यहां से नहीं निकला है, डी यहां पर आके समाप्त हो रहा है। तो यहां से कोई कोलिनियर नहीं है। अब आइए इसको चेक करते हैं। यहां से डी तो निकला हुआ है लेकिन इधर कुछ नहीं निकला हुआ, इधर ए आके समाप्त हो रहा है। ए यहां से नहीं निकला है, यहां से खाली वेक्टर डी निकला हुआ है। तो यहां भी कोई इनिशियल नहीं है। अब आइए यहां हम चेक करते हैं इस पॉइंट पर। तो यहां देखते हैं कि यहां से ना ही बी निकला हुआ है और ना ही सी निकला हुआ है, दोनों सदिश में कोई नहीं निकला हुआ है। यानी देख रहे हैं यहाँ बी भी आके समाप्त हो रहा है और सी भी आके समाप्त होता है। तो यहां भी नहीं है, तो 3 गो तो रिजेक्ट हो गया। अब आइए चौथा पर चेक किया जाए कि 4 नंबर क्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो ए पॉइंट है यहां से ही वेक्टर ए निकला हुआ है और यहां से ही वेक्टर सी निकला हुआ है। समझ रहे हैं बात जी? यहां से वेक्टर ए निकला हुआ है और यहां से वेक्टर सी निकला हुआ है। समझ में आ रहा है बात ना? इसका मतलब है कि जैसे आपसे कहा जाएगा कोई इनिशियल वेक्टर बताइए, क्या है विद्यार्थी? बताओ कोई इनिशियल वेक्टर इसमें क्या है? तो क्या जवाब दोगे कि सर कोई इनिशियल वेक्टर यहां से है वेक्टर ए और वेक्टर सी, यानी वेक्टर ए तथा वेक्टर सी जो है वह कोई इनिशियल वेक्टर है, यानी सह-आदिम है जो एक ही बिंदु से निकलता है। तो क्या इतना बात आप बता सकते हैं जी? देखिएगा जी एक बात, जिस दिन चैप्टर समाप्त होगा कम से कम एक बात आपका 50 बार चर्चा हुआ रहेगा। आप सिर्फ बात को बारीकी से सुनिएगा। तो कोई इनिशियल में कौन कौन हो गया? वेक्टर ए और वेक्टर सी। तो यहां लिखिएगा कोई इनिशियल। दिख रहा है ना जी? क्लियर दिख रहा है? यानी यहां कोई इनिशियल, को इनिशियल नहीं भी दिख रहा होगा तो सुनिएगा। कोई इनिशियल सह-आदिम में कौन कौन वेक्टर है? वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। कोलिनियर में कौन कौन है? वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। देखिए तो क्या आप भी इक्वल में, संरेख में और कोई इनिशियल में यही बात लिखे थे? कॉपी ऊपर करके दिखाइए। ए बैच, बी बैच, सी बैच, डी बैच, ई बैच, एफ, जी, एच, आई, एम, पायोनियर बैच। कॉपी ऊपर करके दिखाइए। क्या आपका भी यही आया था? इक्वल, संरेख और कोई इनिशियल। हाँ ठीक, गुड। अब आगे क्या कह रहा है?
इसको थोड़ा सा बड़ा बारीकी से सुन के तब जवाब दीजिएगा, बिना सोचे मत दे। संरेख लेकिन समान नहीं, संरेख हो लेकिन समान नहीं होना चाहिए। अब देखिए शर्त क्या लगा दिया 4 नंबर में जी, संरेख हो, संरेख, संरेख परंतु समान नहीं हो, समान नहीं। संरेख है परंतु समान नहीं है। सुनिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, उसके बाद बताइएगा कि पहले संरेख तो हो लेकिन वह दोनों वेक्टर समान नहीं होना चाहिए। तो बहुत दिमाग मत लगाइए, संरेख में क्या लिखे थे ये बताइए। तो संरेख में लिखे थे ए एंड बी और सी और डी। तो मैं कह रहा है संरेख हो लेकिन समान नहीं होना चाहिए, तो समान वाला छाड़ देना है। तो मैं समान वाला कौन वेक्टर था जी, सी या डी नहीं था कि जो समान वेक्टर था, समान वेक्टर कौन था, सी और डी। तो उसको छाड़ दीजिए, बचा कथी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। वेक्टर ए एंड डी का क्या मतलब है कि यह संरेख तो है, माने ए और डी संरेख है लेकिन समान नहीं है। क्यों समान नहीं है, क्योंकि दोनों का दिशा क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि एक ऐसा उदाहरण में से देख के बताइए कि संरेख हो परंतु समान नहीं हो। तो समान कौन वेक्टर था, यही ना वेक्टर था सी और डी। तो समान वाला छाड़ दीजिए, समान कोई को वेक्टर था, दुइये को वेक्टर था सी तथा डी। तो कह रहा है कि एक ऐसे वेक्टर का उदाहरण इस फिगर को देखकर बताइए कि संरेख हो परंतु समान नहीं हो। तो आप देखते हैं कि समान वेक्टर कौन कौन है, सी तथा डी। तो उसको उसमें नहीं लिखना है, तो लिखेंगे कौन कि जो संरेख भी है लेकिन समान नहीं है। तो कौन कौन है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी है ना जी, तो बी लिखिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, ए और बी, वेक्टर ए और बी जो है संरेख है। संरेख क्यों है, क्योंकि संरेख के लिए मात्र एक ही लाइन था, क्या, या तो वेक्टर एक ही लाइन पर हो और नहीं तो पैरेलल लाइन पर हो। तो आपको दिख रहा है कि यह वेक्टर क्या है, पैरेलल लाइन पर है, इसलिए ए और बी संरेख है लेकिन समान नहीं है। क्यों नहीं समान है जी, क्योंकि बी का और ए का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वह अपोजिट है। इसका जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वह विपरीत है, उल्टा है। इसीलिए यह दोनों वेक्टर संरेख है लेकिन समान नहीं है। तो मान लीजिए सवाल तो यही समाप्त हो गया। अब थोड़ा आप सोच के बताइएगा कि हम आपसे यह पूछे कि इस फिगर को देख करके एक ऐसा वेक्टर का जोड़ा बताइए, ऐसा वेक्टर बताइए जो संरेख भी हो और समान भी हो। यहां क्वेश्चन क्या था, संरेख परंतु समान नहीं। तो हो गया ए तथा बी की संरेख है लेकिन समान नहीं है। क्यों नहीं समान है जी, क्योंकि ए का और बी का दिशा विपरीत है, और दिशा विपरीत होगा तो कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। तो यहां पूछता था संरेख तो हो परंतु समान नहीं हो, तो क्या हम लोग कहते थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब आपको एक सोचने के लिए हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सोच के बताइए कि इस फिगर को देखकर एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि जो संरेख भी हो और समान भी हो। एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसको अलग से हम जोड़ देते हैं कि संरेख भी हो और समान भी हो। बोलिए तो कि ऐसा वेक्टर, ये अलग हम जोड़ रहे हैं जी, ये आपकी किताब में नहीं है। संरेख भी है, संरेख है तथा समान भी है। बोलो तो, दिमाग में चल रहा है, इस फिगर में से देख के बताओ कि जो संरेख भी हो और समान भी हो, कौन कौन है जी। तो हमको लगता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। यही चल रहा है जी। क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा वेक्टर जो संरेख है तथा समान नहीं है। तो संरेख है लेकिन समान नहीं है, तो कौन सा वेक्टर होगा, तो वेक्टर होगा सी
एंड डी, यानी सी और डी। अब देखा जाए कहां है फिगर में, तो सी और डी यही ना है जी। तो चेक कीजिए पहले संरेख। तो संरेख का क्या परिभाषा पढ़े थे, या तो वह एक ही लाइन पर हो नहीं तो पैरेलल लाइन पर हो। तो देखो तो दोनों सी और डी पैरेलल है, इसलिए संरेख तो हो गया। अब दूसरा शर्त क्या है, समान भी होना चाहिए। तो समान के लिए 3 गो शर्त था, तीनों पूरा करेगा तब ना समान होगा जी। क्या क्या 3 गो शर्त था, पहला उसकी लंबाई सेम होना चाहिए। तो क्या यह दोनों लंबाई सेम है, तो निश्चित तौर पर दोनों की लंबाई सेम है, इसका मतलब पहला शर्त पूरा। दूसरा शर्त, या तो पैरेलल होना चाहिए या एक ही लाइन पर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यह पैरेलल है और तो दूसरा शर्त भी पूरा हो गया। उसके बाद तीसरा शर्त, तो तीसरा शर्त में क्या है कि उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यह है कि तीसरा शर्त भी पूरा कर रहा है। अतः वेक्टर सी तथा डी जो है वह कोलिनियर भी है, कोलिनियर भी है और इक्वल वेक्टर भी है। यानी सी तथा डी संरेख भी है और समान भी है। लेकिन जो 4 नंबर आपसे पूछा है कि संरेख हो परंतु समान नहीं हो, तो संरेख हो परंतु समान नहीं हो तो उसके लिए क्या होगा, ए और बी। क्योंकि ए और बी में संरेख है लेकिन समान नहीं है, क्योंकि यह इन घट जा रहा है, बी घट जा रहा है, दोनों के दिशा अलग अलग है, इसीलिए यह संरेख है लेकिन समान नहीं है। क्या समझ में आया जी इतना बात? इसी आधार पर क्या आप अगला क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तो और बहुत ज्यादा वेक्टर दिख रहा है, देख कर डर लग गया होगा। इसमें आप आंसर मत देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना आपका मैंने तरीका बताया गया है कि इक्वल वेक्टर के लिए क्या शर्त है, कोलिनियर के लिए क्या है, बस आप उन्हीं सारे चीजों को देखिएगा। और 8 नंबर बनाइएगा, इसको भी बना दें, इसको भी छाप दीजिए, 8 बनाइएगा। बस 8 में यह याद रखिए बहुत सारा जो है आपको जो डाटा दिया गया है वो बहुत सारा डाटा जो है आपको एरर मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, तो 9 दिख रहा है, 9 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है कि 8 भी बना दें, 8 बनाइएगा, बनाइएगा। चल छोड़ो बना देते हैं, देखना मिलान। तो यह आप देख लीजिएगा कि आप जो बनाए थे उससे कितना आपका मैच कर रहा है, कितना बात आपका सही है, कितना बात आपका गलत है, एक बार मैच कर लीजिएगा और इसको दिमाग में रनिंग कराइएगा, दिमाग में इसको जो है दोहराइएगा कि यह बात ऐसे हो रहा है। देखिएगा कि जो आप थ्योरी में पढ़ रहे थे कैसे सवाल में उन सारे बातों का यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा ट्रू फॉल्स है उसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिएगा कि 9 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है वह यह है, वेक्टर ए तथा जो -2 दिया गया है, -2 दिया गया उसके बगल में वेक्टर ए लिख लीजिएगा। सुधारिए किताब में, जो वेक्टर ए दिया गया है तथा -2a दिया गया है, तो यहां पर 2 के बगल में वेक्टर ए जो है वह ऐड कर दीजिएगा। सुन पा रहे हैं, वेक्टर ए कर दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर लिखा गया है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर -2a है, तो क्या यह दोनों संरेख हैं? यह दोनों संरेख हैं, तो निश्चित संरेख आप यही ना पढ़ रहे थे कि संरेख होने के लिए वेक्टर का
पैरेलल होने के लिए क्या शर्त था कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम टाइम आ जाए, तो इसका मतलब है संरेख है। तो यहाँ क्या आ गया, वेक्टर ए बराबर -2 वेक्टर ए, यही ना। तो यह क्या हो गया, वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर ए, और लैम्डा का मान क्या हो गया जी, वेयर लैम्डा बराबर -2। तो क्या -2 स्केलर नहीं है ना स्केलर। तो एक वेक्टर दूसरे का सम टाइम आ जाए, इसका मतलब है वेक्टर क्या है, संरेख है या समानांतर है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि ए का जो दिशा है और जो दूसरे वाले वेक्टर का दिशा है, दोनों का दिशा क्या है, ऑपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। जैसे इसको उदाहरण से समझिएगा, इसको उदाहरण से एग्जांपल से समझिएगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा भी आप घबराइए नहीं, हर एक बात को आप सुनिए बारीकी से और समझने का प्रयास कीजिए। वेक्टर ए बराबर तो देखिएगा विद्यार्थी कि वेक्टर ए आपको दिया गया है -2i + 4j - 6k, और वेक्टर बी जो है मान लीजिए आपको सपोज दिया गया है i कैप -2j कैप + 3k कैप। क्या दिख पा रहा है, वेक्टर बी है आई कैप, सुनिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो सुनिएगा, वेक्टर बी बराबर आई कैप -2j कैप + 3k कैप, ये हो गया वेक्टर बी। और वेक्टर ए दिया गया इतना। तो सिंस चूंकि वेक्टर ए जो है -2i + 4j - 6k, अब यहां से अगर हम -2 कॉमन करते हैं, एक बात तो आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या माइनस कॉमन करेंगे तो इस सबका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अगर यह माइनस में है तो ये टर्म आई किस में हो जाएगा, प्लस में। कि प्लस में है तो ये टर्म किस में हो जाएगा, माइनस में। और यह माइनस में है तो यह टर्म किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यह हो गया आई जे के। अब यहां से 2 कॉमन ले लिए, तो यहां से 2 कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं, यानी आई कैप बचा। यहां से 2 कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचा, -2 यानी 2j बचा। और यहां से 3 कॉमन हो गया, यहां से 2 कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचा, 3। अब ये -2 से गुना कीजिए तो फिर याद आ रहा है, तो -2i -2 से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4j, और -2 से इसमें गुना कीजिएगा तो -6k कैप। अब एक बात बताइए कि यह किसका वैल्यू था, वेक्टर ए का, यानी वेक्टर ए बराबर -2। और ये देखिए तो किसका वैल्यू है जी, कुछ दिख रहा है क्या, ये पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं, ये पूरा के बदले क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी। तो आप क्या देख रहे हैं, वेक्टर ए बराबर -2 वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, वेयर लैम्डा बराबर क्या हो गया, -2। यानी ए और बी जो है वह पैरेलल है, लेकिन माइनस बता रहा है कि उनका दिशा क्या है, विपरीत है। एक और वेक्टर मान लीजिए यहां दिया गया हो, ये जो है वेक्टर ए है, और यहां पर इस लंबाई के 2 गुना वेक्टर हो, ये वेक्टर ए हो, तो यह 2 गुना है तो क्या लिखोगे, वेक्टर ए बराबर, और
यहां पर जो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए यह कोई वेक्टर आपको ए दिया गया है और यह, यदि इसको हम कहते हैं कि यह वेक्टर ए है, तो यह जो वेक्टर है इसका तो डायरेक्शन चेंज हो गया, इसके दो गुना है, तो इसको क्या लिखेंगे -2 वेक्टर ए। यानी दो बता रहा है कि इसमें दो से गुना होगा तो भी दोनों बराबर होगा, माइनस साइन बता रहा है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत साइन में है। तो जब कभी भी यहाँ वेक्टर में जो है आपका पहला क्वेश्चन रिलेशन दिया है कि ऐसे रिलेशन दे दे कि वेक्टर ए तथा -2a, तो यहां पर जैसे यह चीज दिख गया कि यह वेक्टर ए का -2 गुना है, तो माइनस तो सिर्फ दिशा बताता है कि एंटी पैरेलल है, दोनों के दिशा अलग अलग है, दोनों के दिशा क्या है, अलग अलग है। लेकिन जैसे यह स्केलर यहां दिख गया, इसका मतलब है यह दोनों क्या है, संरेख हैं, यह दोनों क्या है, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो 9 का पहला नंबर जो सवाल है वह सत्य है, क्योंकि वेक्टर ए तथा -2 वेक्टर ए, 2 के बगल में ए ऐड कर लीजिएगा, यानी -2 वेक्टर ए संरेख है। 2 नंबर में देखिएगा वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए क्या संरेख है, देखिएगा वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए क्या संरेख है, तो निश्चित संरेख है। वेक्टर ए बराबर क्या, -1 इंटू वेक्टर ए, आ गया लैम्डा टाइम। वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर ए, वेयर लैम्डा बराबर -1, -1 क्या है, स्केलर है। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम टाइम आ जाए, कुछ गुना आ जाए, इसका मतलब है कि वह संरेख है या समानांतर है। तो 2 नंबर भी आपका कथन क्या है, सही है। 3 नंबर देखिए तो 3 नंबर देखिए तो सत्य है कि असत्य है, सेम वही बात है। यहां दिया गया वेक्टर ए, आइए वो दिया गया है टी वेक्टर ए, और टी के विषय में क्या कहा गया है, अदिश है स्केलर। एक वेक्टर दूसरे का सम टाइम आ जाए तो क्या यह संरेख है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, इसका मतलब है कि यह वेक्टर ए और टी वेक्टर ए यह क्या है, संरेख है, क्या है, संरेख है। भाई क्लियर हुआ जी। 4 नंबर देखिएगा लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह 4 नंबर दिया गया है -2 वेक्टर ए का मॉडुलस है। विद्यार्थी जब इसको अलग अलग लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 2 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो यहां दिया गया है कि मॉडुलस से बाहर निकला है तो दिया गया है -2, तो क्या 4 नंबर सही है, तो 4 नंबर जो है वह असत्य है, क्योंकि यह सही नहीं है। तो 4 नंबर जब असत्य है तो थोड़ा आप 7 नंबर बताइए तो असत्य है कि सत्य है, 7 नंबर बताइए तो, क्या सबका मॉडुलस है तो अलग अलग लिख सकते हैं जी, बोलो। यानी जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर क्या है कि टी क्या है, एक अदिश है, स्केलर है, टी क्या है, एक अदिश है, यानी टी वेक्टर ए पूरा का मॉडुलस बराबर क्या लिख सकते हैं, अलग अलग। तो सही है कि गलत है, सही है। 6 नंबर, 6 थोड़ा सोच के बताइएगा। कह रहा है -3a का मापांक, कह रहा है -3 वेक्टर ए का मापांक, मापांक माने मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड
-3a का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मापांक का 3 गुना है विद्यार्थी। वेक्टर ए बराबर अगर मान लीजिए कहा जाए -3 वेक्टर ए, तब क्या कहिएगा कि वेक्टर -3a का जो मैग्नीट्यूड है ए के मैग्नीट्यूड के 3 गुना है। तो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जब माइनस है कि -3 गुना है तो बड़ी पिटाओगे। सुनो कि माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, माइनस का इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका डायरेक्शन है, इसके अलावा यह कुछ नहीं बताता है। तो क्या हो गया, निश्चित तौर पर कि यह जो डाटा आपको दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के 3 गुना है। कभी मत कहिएगा -3 गुना है। माइनस सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि इसकी दिशा जो है वह विपरीत है, इसीलिए कभी मत कहिएगा कि इसका मापांक -3 गुना है। 3 गुना है, बस ये कहिएगा कि इसका मापांक 3 गुना है। अब माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस का मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर का जो दिशा है वह एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। समझ रहे हैं बात? तो यह कथन सत्य है, इसको -3 गुना मत कहिएगा, इसका मापांक 3 गुना है। अब माइनस क्या बता रहा है, माइनस सिर्फ और सिर्फ इसकी दिशा बता रहा है। एक बार हम फिर सारा डाटा को रिवाइज कर देते हैं। 9 नंबर वेक्टर, 9 का पहला नंबर, 9 का फर्स्ट वेक्टर ए तथा -2a, यहाँ ए ऐड कर लीजिएगा। तो ए या जैसे लैम्डा टाइम उसी वेक्टर का दिख गया तो क्या हो गया, संरेख हो गया, यानी 9 का पहला सत्य है। 9 का दूसरा भी सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि वेक्टर ए दिया है माइनस वेक्टर ए, तो माइनस ए को लिख सकते हैं -1 इंटू ए, तो स्केलर टाइम आ गया, यदिश राशि है -1, एक वेक्टर दूसरे का सम टाइम आ गया, यानी यो संरेख है, ये भी बात सही है। तीसरा नंबर ए तथा टी ए, तो ए आए वो है टी, या टी क्या है, स्केलर है। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम आ जाए, टी गुना आ जाए, स्केलर गुना आ जाए, तो वह क्या है, सदिश है, यानी ये भी सही है, 3 भी सही है। 4 नंबर सही नहीं है क्योंकि मॉडुलस से जैसे बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 नंबर जो है वह सही है, अलग अलग उसको लिख सकते हैं। 6 नंबर भी सही है। क्यों सही है 6 नंबर, 6 नंबर क्यों सही है जी, बोलो तो? क्योंकि यह माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ बताता है इसके दिशा को। ये मत कहिएगा कि -3 गुना है, यह इसके दिशा को बताता है। 7 नंबर सही है। क्यों सही है कि टी ए को अलग अलग लिख सकते हैं। आपका गलत कौन है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्यों गलत है, क्योंकि जो टी को मॉडुलस में दिया गया है तो अलग अलग लिखाएगा, तो मॉडुलस ऑफ टी होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए होगा, तो आपका 5 नंबर जो है वह गलत है। और कौन कौन गलत हो गया आपका, 2 क्वेश्चन कौन कौन गलत हो गया, 4 और 5, बाकी सब सही है। आज आप ये चैप्टर बना लीजिएगा। और 9 8 भी बता दे कुछ कुछ। चलिए फिगर बताते हैं 8 का, देखते हैं 8 का फिगर बताते हैं। तो सब इस तरह से इस एक्सरसाइज का हर एक सवाल जिसको हम अपना से चर्चा कर दिए, बाकी आप इसका एक अच्छा सा नोट्स अपने कॉपी में बनाइएगा, पूरा फिगर के साथ साथ एक अच्छा सा जो है नोट्स बनाइएगा इसका 8 में। बनाइए तो सभी विद्यार्थी 8 नंबर का फिगर अपने कॉपी में आप बनाइए। 8 का फिगर
चलिए साइन देखिएगा, ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, अल्फा, बीटा, भी, गामा, यू। यू देखिएगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर अल्फा, वेक्टर बीटा, वेक्टर भी, वेक्टर गामा, वेक्टर यू। ये है ए, ये है बी, सी, डी, ई। चलिए यही फिगर है, या जब आप बनाए होंगे तो बहुत सारा एरर मिला होगा, क्योंकि इसका आंसर सब अलबल दिया गया है, सब इधर उधर है। आप अपना परिभाषा पढ़िए, आप बारीकी से सब चुनिए। एक नंबर में जो है कह रहा है समान सदिश, समान सदिश। देखिए तो समान सदिश आपको कौन कौन दिख रहा है। ये जो मौजूदा फिगर दिया गया है, तो मौजूदा फिगर जो दिया गया है जिसका लंबाई सेम सेम होगा, तो हम यहां से देख रहे हैं कि भी, वेक्टर भी और वेक्टर यू, ये देख रहे हैं पैरेलल भी है, वेक्टर भी, वेक्टर यू पैरेलल भी है और समान भी है और इनकी दिशा भी सेम है। तो भी और यू, यदि हम लोग चर्चा करें समान में कि वेक्टर भी और वेक्टर यू समान वेक्टर है। और इसके अलावा और देखिए तो आपको कौन कौन दिख रहा है, वेक्टर भी और वेक्टर यू। और देखिए तो समान में और दिख रहा है, अगर मान लीजिए ये दोनों साइड देखते हैं तो लेंथ तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग नहीं होगा। ये दोनों साइड देखते हैं तो इसका भी डायरेक्शन अलग है, ये दोनों का भी डायरेक्शन अलग है। तो बाकी कोई इसमें आपको जो इक्वल वेक्टर नहीं दिखता है। बाकी दूसरा देखिए तो अगर हम लोग कहें कि अब आपको जो है उत्तरमाला में यहां दिया गया है सी और बी, तो जो बच्चे उत्तरमाला देखकर बनाते होंगे, लिख लिए होंगे, तो यहां जैसे दिया गया है वो वेक्टर सी और वेक्टर बीटा, तो देखिए क्या लग रहा है कि इसका डायरेक्शन ऐसे है, इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो क्या यह इक्वल होगा? नहीं होगा। इसलिए उत्तरमाला के फेर में मत पड़िएगा। यहां आप देख रहे हैं कि यह इधर की तरफ जा रहा है और यह इधर के तरफ जा रहा है, तो यह दोनों जो है वह सही नहीं है। इसलिए यह जो आपको दिया गया है कि C बराबर बीटा, ये भी गलत है। अब आइए वेक्टर B बराबर अल्फा, यानी वेक्टर B बराबर अल्फा। देखो तो वेक्टर B यही ना है और वेक्टर अल्फा यही ना है, तो क्या देख रहे हो, दोनों का दिशा अलग अलग है कि नहीं है जी? ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि यह दोनों भी इक्वल वेक्टर नहीं है। यानी इक्वल वेक्टर कौन कौन है? मात्र u v बराबर u। समझ में आया बात? ये कहां एरर था, बार बार आपसे चर्चा किया जा रहा था। दूसरा जो है कि अगर आप चर्चा करते हैं कि संरेख वेक्टर, तो थोड़ा संरेख देखिए तो बारीकी से, इसमें संरेख कौन कौन है। कोलिनियर संरेख,
कोलिनियर। तो कोलिनियर में आप देखिए तो क्या होना चाहिए, लंबाई सेम होना चाहिए, लंबाई सेम होना चाहिए जी नहीं, यानी कोलिनियर में या तो एक ही लाइन पर हो नहीं तो पैरेलल लाइन पर हो, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो आपको देखिएगा लग रहा है वेक्टर भी है, वेक्टर यू है, और बोलो ई दोनों है, अल्फा बीटा। अब इसमें देखो ना अल्फा बीटा ई है, फिर यहां देखिए डी है, ए है, बीटा है, सी है, यहां पर देख रहे हो गामा है, अल्फा है, यानी इसमें से पूरा चुन चुन के वो सभी वेक्टर लिख दीजिए जो या तो एक ही लाइन पर है या पैरेलल लाइन पर है। और तीसरा कह रहा है कोइनिशियल, कोइनिशियल जो एक ही जगह से निकलता हो। तो एक ही जगह से निकलने वाला में खूब बारीकी से देखिएगा कि अगर यहां से कहे तो यहां के लिए कोइनिशियल कौन कौन हो गया, यहां देखिए बारीकी से कोइनिशियल यहां से कौन कौन हो गया, सी निकल रहा है और वेक्टर बी निकल रहा है, तो यहाँ कोई इनिशियल हो गया सी और बी, यहाँ कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ की चर्चा करें तो यहाँ कौन कौन है, यहाँ से कौन कौन वेक्टर निकल रहा है, तो एगो वेक्टर यू निकल रहा है और एगो वेक्टर यहाँ से ए निकल रहा है। तो ये हो गया यू, ये हो गया ए, यानी यहाँ कोई इनिशियल कौन कौन हो गया, यू और ए। अब आइए इस पॉइंट पर चेक करें, यहां से कोई इनिशियल कौन कौन है, तो यहां से बीटा भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है और यहां से अल्फा भी निकल रहा है। तो यहां कोई इनिशियल कौन कौन है, अल्फा, वेक्टर भी और वेक्टर बीटा। अब आइए यहां से चेक किया जाए तो यहां से कोई वेक्टर नहीं निकल रहा है। फिर यहां से आइए चेक किया जाए तो यहां से निकल रहा है वेक्टर डी और वेक्टर गामा। यहां से कौन कौन निकल रहा है, वेक्टर डी और वेक्टर गामा। समझ रहे हैं बात ना। तो ऐसे ही बारीकी से यह तीनों समान, संरेख और कोइनिशियल जितना आप पढ़े उस आधार पर जो आपका आता है वही आपका सही है, फिगर यही आपका है। और इस तरह से आपका पहला चैप्टर जो है वह समाप्त हुआ। आज आप जाइए और पूरा जितना थ्योरी पढ़े हैं, जितने भी 5, 7, 8 लेक्चर आपके हैं, जितने भी आप थ्योरी पढ़े हैं, जितनी बात आपको सब कुछ समझाया गया है, उन सारे चीजों को हर एक वीडियो को फिर सुनिए, बार बार इस चीज को सुनिए। और एक्सरसाइज का जो पहला आपका चैप्टर है उसका खूब बेहतरीन तरीका से एक नोट्स बनाइए। नोट्स के पहले सारा थ्योरी लिखिएगा, जितना आप वेक्टर के प्रकार पढ़े थे आप देख रहे हैं, जब प्रश्न में इन्हीं सारे चीजों का यूज होकर सब कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। तो खुद से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कीजिए, और बार बार जब वीडियो आप देखिएगा आपके दिमाग में सारा बात क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग कल शुरू करेंगे एडिशन और वेक्टर लॉ। तब तक के लिए बहुत सारे आपकी शुभकामनाएं हैं कि आप कोरोना में खुद को सुरक्षित रखें, अपने फैमिली को सुरक्षित रखें, कोई भी लापरवाही न बरतें, कठिन परिश्रम करें और यह लक्ष्य रखें कि अब की बार भी 90% प्लस मार्क्स आएगा, मैथ में 100 में 100 आएगा। अपने जुनून को जगाइए और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। कठिन परिश्रम एक ऐसा चीज है कि उसके द्वारा सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं।